हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 में मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर समझेंगे और पहले लेक्चर में हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है समुच्चय। ठीक है, यानी कि सेट। आपको समुच्चय समझना भी है, वो भी डायरेक्ट इसकी प्रश्नावली से, क्योंकि इसमें जो थ्योरी है वो थोड़ी सी है जो मैं आपको समझा देता हूँ। सुनिए समुच्चय का क्या मतलब है। समुच्चय का मतलब होता है ऐसी विशेष वस्तुओं का संग्रह जिसमें कोई एक निश्चित गुण पाया जाता है। ऐसी विशेष वस्तुओं का संग्रह, या सिर्फ वस्तुएं आप कह सकते हैं, विशेष अगर नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी विशेष वस्तुओं का संग्रह जिसमें कोई एक निश्चित गुण पाया जाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, निश्चित गुण पाया जाता है, क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ये हमने लिख दिया। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया कि 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों का संग्रह, 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों का संग्रह। तो आप बताएंगे कि यह एक समुच्चय है, क्योंकि 10,000 रन बनाने वाले कुछ ही खिलाड़ी होंगे, 10, 15, 20, 30, 40, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों का संग्रह क्या है, समुच्चय है। अब जैसे कहा जाए कक्षा 11 में आपके विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह, तो आप कहेंगे ये भी समुच्चय है। क्यों? क्योंकि आपके विद्यालय में कक्षा 11 में पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे, 100, 200, 300, 400, उन्हें आप गिन सकते हैं ना, आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो कक्षा 11 में आपके विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह, ये भी क्या है, समुच्चय है। अच्छा, समुच्चय क्या नहीं है। जैसे कहा जाए कि सबसे खतरनाक, फिर कहा जाए 10 जानवरों का संग्रह, या सिर्फ कहा जाए सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो आप बताएंगे कि यह समुच्चय नहीं है। अब आपने कहा कि सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है, तो उसका कारण क्या है। कारण ये है कि भाई किसी को कॉकरोच खतरनाक लगता है, किसी को सांप खतरनाक लगता है, कोई सांप को मार के खा जाता है, किसी को मेढक से डर लगता है, कोई मेढक खा जाता है ना। मान के चलिए कि किसी को हाथी से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों से डरेगा, तो कोई एक पर्टिकुलर उसमें क्वालिटी नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं है। तो सीधे सीधे मैं आपको इतना समझाता हूँ कि जब किसी संग्रह पे आप सब कंफ्यूज हो जाएं, आप सबके अपने अलग अलग ओपिनियन हो कि नहीं सर मेढक ज़्यादा खतरनाक होता है, कोई कहते नहीं सर शेर ज़्यादा खतरनाक होता है, कोई कहते सांप ज़्यादा, तो जब आप एक मत ना हो सके, ठीक है, एक मत ना होने का मतलब जैसे कहा जाए कि 100 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों का संग्रह, तो आप सब एक साथ कहेंगे सर सचिन तेंदुलकर। अब वहाँ पर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आप वहाँ पर बहस नहीं कर सकते। तो जहाँ पर बहस
ना हो वही आपका समुच्चय कहलाता है। लेकिन अगर आपसे कहा गया कि खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो इस बात पर आप बहस करेंगे। भाई बहस क्यों करेंगे? कोई काकरोच से डरेगा, कोई सांप से डरेगा, कोई मेढक से डरेगा, कोई शेर से डरेगा। सब लोग अलग अलग जानवरों से डरते हैं, इसलिए सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं माना जाता। ठीक है, सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं माना जाता। इसी तरह कह दिया जाए कि मान के चलो कह दिया जाए सबसे अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह, तो आप एक बार में कहेंगे कि सर ये समुच्चय नहीं है। कारण मैं आपको कारण बताता हूँ। किसी को विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज लगता है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी अच्छा बल्लेबाज लगता है ना। अब जो विदेशी होंगे उनको अपने कंट्री के बल्लेबाज पसंद आएंगे। अपने ही कंट्री में आप दूसरे कंट्री ना जाइए, हमारे ही कंट्री में अलग अलग राय होगी। किसी को रोहित शर्मा अच्छा बल्लेबाज लगेगा, किसी को धोनी अच्छा बल्लेबाज लगेगा, किसी को कोहली अच्छा बल्लेबाज लगेगा। मतलब सबकी ओपिनियन अलग अलग हो गई ना। तो अगर सभी की ओपिनियन अलग अलग बढ़ जाए, सब एक मत ना हो, तो ऐसे संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाता। तो ये आपको समझाना था कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो शायद आप मेरी बात बेहतर समझ गए होंगे कि जब उसमें कोई पर्टिकुलर क्वालिटी ना हो, सीधा सीधा कहें बहस ना हो, तो उसे समुच्चय कहते हैं। लेकिन जब कन्फ्यूजन हो जाए, पर्टिकुलर क्वालिटी ना हो, बहस चालू हो जाए, तो उसको समुच्चय नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छा यहाँ पर अच्छे बल्लेबाजों के साथ अगर मैं ये लिख देता कि 8000 रन बनाने वाले अच्छे बल्लेबाजों का समुच्चय या संग्रह, तो आप कहेंगे सर ये सही है, ये समुच्चय है, क्योंकि 8000 रन बनाने वाले कुछ बल्लेबाज होंगे और उनके हम नाम लिख करके आसानी से कह सकते हैं कि वो समुच्चय है। तो याद रहेगा, जिसमें पर्टिकुलर क्वालिटी हो, जिसमें बहस ना हो, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो, वो समुच्चय कहलाएगा। लेकिन जिसमें पर्टिकुलर क्वालिटी ना हो, सबके अलग अलग ओपिनियन हो जाएं, सब लोग उस पर कन्फ्यूज हो जाएं, वो समुच्चय नहीं होता। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको कुछ पॉइंट समझने में एक एक करके लिखता हूं। पहला, याद रखिए कि समुच्चय को जब भी प्रदर्शित किया जाएगा तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। दूसरा, जो समुच्चय के अवयव होंगे, ये बात आपको और याद रखनी है, जो समुच्चय के अवयव होंगे वो ज़्यादातर या लगभग सभी स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। ठीक है। तो समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल लेटर से और उसके अवयवों को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल लेटर से। पॉइंट नंबर 3, और इसमें आपको एक ये बात सीखनी है कि जो हमारे समुच्चय के अवयव होंगे, हमारे जो भी समुच्चय के अवयव होंगे वो कभी रिपीट नहीं होते। ठीक है। याद रखिए कि समुच्चय के जो अवयव हैं वो रिपीट नहीं होते। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कैपिटल ए बराबर, यहाँ पर कैपिटल ए लिखा और कैपिटल ए बराबर लिख दिया, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई लिख दिया। तो ये हो गया आपका समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका। आप मंझला ब्रैकेट के अंदर उसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर से उसको लिखते हैं, कैपिटल ए बराबर ABCD। अब चौथे पॉइंट में आपको एक और बात सीखनी है कि यदि अवयव हो, ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि अवयव हो तो बिलोंग टू, तो बिलोंग टू, ये जो निशान है ये बिलोंग टू का है, तो बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। यदि अवयव हो तो बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया बी बिलोंग टू ए, क्योंकि जो हमारा बी है वो ए में बिलोंग करता है। फिर मैंने लिख दिया सी बिलोंग टू ए, फिर मैंने लिख दिया डी बिलोंग टू ए। ठीक है। पांचवा पॉइंट, और उसमें आपको क्या समझना है कि यदि अवयव ना हो, यदि अवयव ना हो तो नॉट बिलोंग टू, यदि अवयव ना हो तो नॉट बिलोंग टू ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो नॉट बिलोंग टू
किसका प्रयोग करते हैं? तो अगर हो तो बिलोंग टू का, और अगर ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? नॉट बिलोंग टू का। जैसे कह सकते हैं जी नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि जी जो है ए में बिलोंग नहीं करता। जैसे एफ नॉट बिलोंग टू ए, तो जो बिलोंग ना करे उसमें किसका प्रयोग करेंगे? नॉट बिलोंग टू का। ठीक है, तो जो मैंने आपको पढ़ा है रिपीट कर लेते हैं। जैसे समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? स्मॉल लेटर। समुच्चय का कोई भी अवयव रिपीट नहीं करते। जैसे आप ए को 2 बार नहीं लिख सकते, जैसे बी को 2 बार नहीं लिख सकते। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, यदि अवयव हो तो आप बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं, यदि अवयव ना हो तो कैसे प्रयोग करते हैं? नॉट बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो तो बिलोंग टू का, और यदि ना हो तो नॉट बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। अब आपको मैं आपकी प्रश्नावली का पहला और दूसरा सवाल समझा देता हूं। पहला और दूसरा सवाल आप सभी समझ लीजिए, इसके बाद फिर यदि आपको लगता है कि आप इस तरह से बेहतर पढ़ सकते हैं तो फिर आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अब आपका पहला सवाल है। पहले सवाल में कहता है कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं। अब चलिए चेक करते हैं, हमने जो थ्योरी पढ़ी क्या वो थ्योरी वाकई में यूजफुल है हमारी प्रश्नावली के लिए। तो देखते हैं, लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आपसे ये कहता है 10 और फिर कहता है प्रतिभाशाली। इसमें उसने हमसे कहा कि 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो अब आप बताइए कि ये समुच्चय है कि नहीं। भाई यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ऐसा जवाब देता हूँ, भाई मेरे हिसाब से प्रेमचंद अच्छा लेखक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब अगर मान के चलिए सुनील सर आए तो सुनील सर मान के चलिए ये कहते हैं कि बाबू गुलाब राय अच्छे लेखक हैं। अब मान के चलिए एक तीसरा व्यक्ति आया, अब तीसरे व्यक्ति ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो प्रतिभाशाली लेखक हैं, वो अच्छे लेखक हैं। तो अब शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आखिर ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये समुच्चय है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या जवाब आएगा? समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी ओपिनियन अलग अलग है। हमें प्रेमचंद पसंद है, किसी को बाबू गुलाब राय पसंद है, किसी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ज़्यादा प्रतिभाशाली लेखक लगते हैं। तो कन्फ्यूजन हो गया ना। और आपको मैंने अभी बताया कि जहाँ कन्फ्यूजन हो वो समुच्चय नहीं होता। तो भाई पहला वाला समुच्चय नहीं है। अब आपसे कहता है दूसरे वाले में कहता है कि आपकी, और फिर कहता है कक्षा के बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। तो हम कहेंगे सर ये समुच्चय है। क्यों? हमारी कक्षा में कितने बालक होंगे? 100, 200, 300, ठीक है, 400, 500, इससे ज़्यादा नहीं। तो हाँ, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। भाई उनमें एक विशेषता भी है। क्या विशेषता है? कि वो हमारी कक्षा में पढ़ते हैं। हम 11 में हैं तो वो सभी 11 में पढ़ते हैं। उनकी एक विशेषता है, उन्हें हम गिन सकते हैं, 100, 200, 300 होंगे। तो ये आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह जो है ये समुच्चय है। अच्छा चलो तीसरा वाला चेक कर लेते हैं जल्दी से। तीसरे में लिखा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब कहता है 100 से कम, फिर कहता है सभी, और उसके आगे लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो बताइए आप इसका संग्रह बना सकते हैं? बिल्कुल। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगी? 99 तक। ये लो हमने बना लिया 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो वो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगी? 99 तक। आसानी से हमने प्राकृतिक संख्याओं को इकट्ठा कर लिया। तो भाई तीसरा वाला भी आपका समुच्चय है। चौथे पे चेक कर लेते हैं। चौथा कहता प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। भाई अब आपसे कहता है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। तो प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे होंगे? 11, 12, 13, 14, 15, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 25, है ना। तो जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे होंगे वो छोटी से छोटी गिनती में होंगे, उन्हें आसानी से हम गिन सकते हैं। और उनकी एक खास बात भी है, जानते हैं क्या खास बात है? वो सभी उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे हैं। ठीक है, उनकी एक खास बात क्या है कि वो सभी उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 11, 12, 13, 14। तो ये वाला भी आपका समुच्चय है। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई सवाल नहीं। अच्छा, आप कहता है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
प्रश्नों का संग्रह, कितने प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में आप खुद ही देख लीजिएगा। 10, 12, 13, 14, 15 जितने भी प्रश्न आएंगे हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं। और उनकी एक विशेष बात क्या है, वो इस अध्याय के अंतर्गत आए हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब भी विशेषता मिले तो वो समुच्चय है, वो इस अध्याय के अंतर्गत आए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है। आखिरी में कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। आखिरी में कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, तो मैंने आपको बताया इसमें कन्फ्यूजन है, कोई हाथी से डरता है, कोई शेर से डरता है, कोई काकरोच से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई बिच्छी से डरता है। तो इस प्रकार से सब लोग अलग अलग जानवरों से डरते हैं, सबके अलग अलग राय होंगे, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक है, बस एक आखिरी बात, तो इसका मतलब हमने जो थ्योरी में पढ़ा वो हमारे इस चैप्टर के लिए लाभदायक है और यही उद्देश्य होता है। अब ए बराबर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा सवाल है आपका, और दूसरे सवाल में कहता है खाली स्थान को भरिए। ऐसे है 5 लिखा है, डैश 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 ए लिखा है, तो 5 इसमें है और है तो क्या भरेंगे, बिलोंग टू। पढ़ाया ना पीछे, है तो बिलोंग टू। अब जैसे एक जगह पर लिखा हुआ है 10 डैश 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 ए, भाई 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, बस हो गया। अगर है तो बिलोंग टू और अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो मैंने आपको जितना थ्योरी में पढ़ाया वो हमारे इस चैप्टर के लिए भी यूजफुल है। इस तरह से हम लोग हर एक सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ेंगे, आपको वीडियो मिलेगा, आप उसे देखें। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तब आप हमसे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई समस्या होगी तो आपके पास कई तरीके हैं सुलझाने के। तो उम्मीद है आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।